नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और अपने मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अभिषेक तिवारी पटना से। फिर नीचे आप देख रहे हैं उनके ठीक नीचे जयपुर से एकलव्य सिंह और ठीक मेरे बराबर में मेरे करीब सबसे करीब वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से। 3 प्रदेशों की राजधानियों से हमारे 3 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, तो मेरा काम बड़ा आसान होने वाला है आज। लेकिन आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने इतने भारी भरकम लोगों को बुलाया है, तो विषय भी वैसा ही होगा। देखिए, एक चीज़ जिसकी तरफ हम लोगों का सबका ध्यान तो गया है, लेकिन जिस गंभीरता, जिस संजीदगी के साथ इस समस्या को एड्रेस किया जाना चाहिए इस समय, उस पर किसी ने ज़्यादा गौर किया नहीं है। वो है जो नई तांती है, जो बिल्कुल नई-नई पीढ़ी है, जो ये जो इंस्टाग्राम रील और जो दूसरे रोग लगे हैं लोगों को कि कहीं भी भीड़ जुट रही हो, कहीं भी हिंसा की संभावना हो, कहीं भी सरकार के खिलाफ जो है वो अभद्र भाषणबाजी की जा रही हो, वो मौके की तरह उसको ताड़ते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन चीजों को वायरल करके रातों रात अपने को मशहूर करना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं और उससे धनोपार्जन भी करना चाहते हैं। और इसके लिए जो एक बेसिक समझ होनी चाहिए किसी व्यक्ति में कि आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं या खुद को वायरल भी करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप धनोपार्जन भी करना चाहते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये कोई पाप नहीं है। लेकिन किस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं और नंबर 2 आपकी भाषा क्या है, आपकी समझ क्या है और आप समाज को परोस क्या रहे हैं। और ये जहां से आते हैं ये बता रहे हैं और खास तौर से जंतर मंतर के इस आंदोलन के दौरान तो हमने आपने ये देखा है कि 20-20 साल की, 22-22 साल की युवतियां, किस तरह का पहनावा है उनका, किस तरह उनकी जबान से गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कि केवल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ा है, वो इस देश की 140-45 करोड़ की जो जनता है उसके प्रधानमंत्री हैं। और नंबर 2, अगर आयु का फर्क देखें तो इन बच्चियों के लिए तो प्रधानमंत्री दादा के समान है, ग्रैंडफादर। तो क्या आप अपने घर के भीतर भी अपने ग्रैंडफादर्स के साथ में, अपने नाना के साथ, अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ यही व्यवहार करते हैं? क्या यही सलीका है? क्या यही संस्कार हैं? एक और मुद्दा है, उस पर भी आएंगे, लेकिन जरा पहले ये जो जबान है इसकी बस एक झलक सुन लीजिए। को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी, ये केवल एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई है। इस तरह की खुली बकवास वहां हुई है। मेलोनी को लेकर के लोग उनकी मां तक पहुंचे हैं, उनको बहुत गंदी गंदी गालियां बकी गई हैं वहां पर। और ये जो उनको दिखाने वाले, उनको वायरल करने वाले यूट्यूबर हैं,
इन पर भी कोई रोक नहीं है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। एक शेर के साथ शुरू करूंगा। मिलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। देखिए, लेट्स एडमिट द फैक्ट कि इंस्टाग्राम की ये जो सो कॉल्ड जेनजी है, जो 14, 15, 16 साल के, इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वन साइडेड स्टोरी चला करके, अगर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही आपने बदल दिया अपने फेवर में। तो जो मेरे हाथ में कुछ दिन पहले इसका एक पूरा टूल किट लगा था, जिसमें मैंने कहा कि इन्होंने 22 चैनल्स के नाम सिलेक्ट किए हैं, उसमें से जैसे द पिंच हो गया, इसके अलावे वो अबरार का एक चैनल था, इसके अलावे एक कोई केरल का थॉमसन है, वो ऐसे चला रहा है। तो पूरा ये करके नीति करके एक चैनल था, तो वो प्रॉपर करके 22 चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम के बड़े हैंडल्स हैं। और मैंने अपनी वाइफ का सर इंस्टाग्राम ओपन किया चेक करने के लिए, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, तो टेक्निकल काम में मुझे इंटरेस्ट आता है। मेरी वाइफ ने कभी भी कॉकरोच छोड़िए कोई भी लेफ्टिस्ट को कहीं भी फॉलो नहीं किया है, एकमात्र वो मुझे फॉलो करती है, बाकी फैमिली मेंबर्स को। लेकिन उसके भी स्क्रोलिंग फीड में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ मैनिपुलेटेड वीडियो, हर तीसरा चौथा वीडियो उसके फीड में था। इस चीज को जैसे ही मैंने देखा, मैं समझ गया कि भाई सारा खेल एल्गोरिदम के थ्रू इनको बदलने का है। पर एक मिनट के लिए हम रुके और सोचे, ये जो 14, 15, 16, 17 साल की एज है, इस एज ग्रुप में हम भी तो ऐसे ही थे कि सब इक्वल होते हैं। टेक्निकली कहिए कि अगर सही का बात है वो, कि अगर आप 19 साल के एज के पहले अगर आप वामपंथी नहीं है तो आपके सीने में दिल नहीं है, लेकिन 19 साल के बाद भी अगर आप वामपंथी बने रह रहे हैं तो ब्रेन नहीं है। तो ये लोग डेवलपिंग एज में है, इनको अच्छे ढंग से हैंडल कर लेना चाहिए। और मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से मैं अक्षरशः सहमत हूं। हुआ क्या कि जब हमारा कहीं राष्ट्रवादियों का प्रादुर्भाव हुआ, हम जब राइज किए, तो हमने फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर तो अपने आप का प्रेजेंस रखा है। पर ये फैक्ट है कि हम लोग कहते थे अरे यार ये नाचने गाने वालों की जगह है, इंस्टाग्राम हमारे लायक नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिबेट यहाँ होते नहीं है। यहां पर वामपंथियों ने एक लूप होल देखा कि यहां पर राष्ट्रवादियों की प्रेजेंस कम है, अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। और इसी कारण आप देखिए, जब जेनजी का खुमार चढ़ा राहुल गांधी पर, तो टी शर्ट वी-शर्ट पहन के वो ये सब कर रहे थे। अब दुख हुआ मुझे कि भाजपा के नेता की लड़कियां जिस प्रकार के इंस्टाग्राम पोस्ट कर रही हैं, वो तो जेनजी में नहीं है। उनकी शादी में तो प्रधानमंत्री स्वयं गए हुए थे। मैं सारंगी जी की बिटिया की बात कर रहा हूं सर। नहीं, वो तो अफवाह स्वरूप एक आध है, सभी नहीं। मैं ये एक आध की बात नहीं है सर। 3 भाजपा के बेटियां हैं, एक अचिता सारंगी जी हैं, और एक अब देखिए बात ये नहीं है, दिविशा महंता है, ये असम कैबिनेट की मंत्री की बेटियां हैं। फिर डॉक्टर विक्रम सिंह जो एक्स बीजेपी एमएलए रहे हैं यूपी के, उनकी बिटिया है। अगर वो भी इसी ट्रैप में फंस रही है तो आम जनता क्या, इनकी ये अगर उस ट्रैप में फंस करके सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब इन्होंने उस गाली से लेके हर चीज को जस्टिफाई किया। जैसे अभिनव पांडे ने अपने यूट्यूब चैनल पर गाली से लेके हर चीज को जस्टिफाई कर दिया कि नहीं चलता है, यही जेनजी है। नहीं, ये जेनजी नहीं है। मेरे सर्कल में भी मेरे मित्रों के भाई बहन, छोटे छोटे और लड़के लड़कियां, उनका आचरण इस प्रकार से नहीं है। आचरण डिपेंड करता है कि वो जेनजी किधर का है, दिल्ली एनसीआर रूट का है, बिहार का है, यूपी के पूर्वांचल का है, या पश्चिमी यूपी का है। पश्चिमी यूपी में आप जहां बैठे हैं मेरठ में, आपके आसपास भी तो जेनजी हैं। क्या वो यही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो समाज और परिवेश का बहुत बड़ा खेल है, और प्लस वामपंथ कॉकटेल और वायरल होने की चीज। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा, जो जो लोग वायरल हुई हैं गालियां देते हुए, उनका टाइम बड़ा डिफिकल्ट गुजरने वाला आने वाले 2-3 साल में। वो समाज में जज की जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वायरल हम ही ने देखा, उनके आसपास के पड़ोसियों ने भी देखा है। और बड़ी जल्दी सोसाइटी की आदत है।
तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहा बीजेपी का, क्योंकि जब आपके पास हर सवाल का जवाब ना हो, क्योंकि मैंने देखा बीजेपी की जो 2 प्रमुख आईटी सेल की कंपनियां हैं, वो दोनों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो सेट प्रैक्टिस पर बात कर रहे थे, अरे वो एंटी नेशनल है, ये जेनजी नहीं है, ये लोग नलायक हैं। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। उस लड़के या लड़की को सर पता नहीं है कि 1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे में क्या हुआ, कैसे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा कि ओपन बुक लिखाएंगे, पूरी चोरी कराएंगे। जब तक हम इनको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, ये और कंफ्यूज होंगे, भ्रम में रहेंगे। तो मेरा मानना है कि भाजपा आईटी सेल को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई हम नकारे हैं, हम निकम्मे हैं। और संभवतः इसी कारण नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम पर आज भी उन्होंने आकर के एक वीडियो डाला, मोदी जी को स्वयं आगे आना पड़ा है। क्या कहा जाए, दुखद है, लेकिन ये टाइम बाई करेगा। मोदी जी को 2-3 महीने टाइम मिल जाएंगे, अमित शाह जी को टाइम मिल जाएंगे समझने का, नई जनरेशन को फॉलो करने का। सबसे बड़ी बात कि ये प्रोटेस्ट एंड नहीं हुआ, मेरा मानना है नवंबर या दिसंबर में सर प्रोटेस्ट तो दोबारा होगा ही होगा। जी भट्ट साहब, एक वीडियो और दिखाता हूं। ये वो लड़की है, बहुत कम उम्र की लड़की है, जिसके पीछे सारे यूट्यूबर पड़े हुए थे। एक आकर के इससे बात करता था, वो हटता था, दूसरा आ जाता था, वो हटता था, तीसरा आ जाता था। लंबी लाइन लगा करके इस लड़की की उल्टी सीधी बातों को वायरल किया गया। जब आपको किसी के बारे में पता लग जाए कि उसे ज्ञान नहीं है, तो आप उसी को ड्रिल किए जा रहे हैं, उसी को वायरल किए जा रहे हैं। इस मानसिकता के पीछे क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन जरा पहले इस लड़की को देखो, और इस लड़की के कॉलर से लेकर के और नाभि तक कितने माइक लटके हुए हैं, जरा ये भी देखिए। वायरल हुई थी अभी, पूछा गया था, अब आपने याद कर लिया है? भाई ऑफ कोर्स याद होगी। क्या याद किया भाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टिंग, सही से याद हो गया है? ऑफ कोर्स। अच्छा, लोग ऐसे किसी चीज का फुल फॉर्म क्यों पूछते हैं यहाँ पर आकर के? क्योंकि उन्हें मुद्दों से भटकाना होता है ना लोगों को, इसलिए वो पूछते हैं आकर। और बाकी अगर ऐसी चीजों पे आप टारगेट करोगे तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। एक बार गलती हुई है, बार बार कोई गलती दोबारा नहीं होती, सो वी आर रेडी फॉर दैट। जी, क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस आंदोलन का मुद्दा नीट नहीं था। अगर नीट होता तो कम से कम पूरी शिक्षा व्यवस्था में इस बात की बात होती कि क्या वजह है कि 10 साल की उम्र में बच्चे को जो है एक कोचिंग संस्थान की शरण लेनी पड़ती है, फिर वो अगले 10 साल कोचिंग के ही चक्कर काटता है। MBA हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ टेस्ट हो, सिविल सर्विस हो, पुलिस में दरोगा बनना हो, सिपाही बनना हो, या रेलवे में जो NTPC कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल कैटेगरी, ये जो कोचिंग माफिया का राज देश में चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था कितनी बीमार हो गई है, इसकी एक लाइन में कहीं किसी ने चर्चा नहीं की। और जो सबसे चिंताजनक बात इस आंदोलन की है कि जो इटली से निकला हुआ सांस्कृतिक मार्क्सवाद है, यानी वोकिज्म, उसको भारत में एक्सपेंशन का, विस्तार का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ। और ये लड़कियां जो बोल रही हैं, ये लड़कियां जो इतने आत्मविश्वास के साथ अश्लील भाषा बोल रही हैं कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, ये वोकिज्म का जो है, ये उनका ओपनिंग स्टेटमेंट होता है कि लोगों को अपने सोशल वैल्यू सिस्टम से, संस्कार से पूरी तरीके से काट के उनको अकेला कर दो और परिवार को नष्ट करो। और ये काम इन लोगों ने पूरे पश्चिम यूरोप में और अमेरिका में बड़े व्यापक पैमाने पर कर लिया है। आज वहां हर आदमी अकेला है। जो पूना के हमारे मित्र हैं, आप भी जानते हैं, अभिजीत जोग, उन्होंने किताब लिखी है द टर्माइट्स, दीमक। ये दीमक है, तो ये दीमक छा गया है, ये कॉकरोच नहीं है, ये दीमक है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात ये है कि ये लड़कियां जो ये भाषा बोल रही हैं और जितने आत्मविश्वास से बोल रही हैं, और भी इतनी अश्लील बातें हैं,
जो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। इट्स ए रियल कॉज ऑफ कंसर्न कि हमारे बड़े शहरों के कैंपस में, यूनिवर्सिटी में वोकिज्म इतनी तेजी पांव पसार रहा है। एक तरफ अमित शाह पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने का अभियान चला रहे हैं, और दूसरी ओर अर्बन नक्सल इतनी तेजी से दिल्ली ऐसे शहर में काबिज हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी, ये इट्स ए रियल कॉज ऑफ कंसर्न। और ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश के हर बड़े शहर के हर कैंपस में इनकी उपज बढ़ रही है, इनकी संख्या बढ़ रही है, और ये केवल लोगों में नेगेटिविटी भरते हैं। और सोशल मीडिया को तो अमेरिका में यहाँ तक कहा गया है, ये पब्लिक टॉयलेट है, ये सुलभ शौचालय है, लोग यहाँ केवल गंदगी फैलाने के लिए आते हैं। तो ये गंदगी फैलाने का जो काम किया है इंस्टाग्राम ने, तो सोशल मीडिया के नाम को इसने सार्थक कर दिया है। मेरा अपना विचार है कि और जैसे आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के हमास के आतंकवादियों ने 1200 यहूदियों को मारा। पूरे दुनिया में एक भी जगह यहूदियों के पक्ष में जुलूस नहीं निकला, लेकिन यूरोप के सारे कैपिटल्स में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के पक्ष में लाखों लोग इकट्ठा हुए। हमारी और जो एक बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, वो तो ऑल आइज ऑन पैलेस्टाइन का बैग लेके लोग संसद भवन में घूम रही थी। सोनिया गांधी उनके पक्ष में लंबे लंबे लेख लिखती हैं हिंदू अखबार में पैलेस्टाइन के लिए, लेकिन आज तक कभी सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने कश्मीर के हिंदू लाखों मार के भगा दिए गए, महिलाओं का के संग जो है बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, मंदिर लूटे गए, कभी कांग्रेस के आदमी के नेता से एक शब्द नहीं निकला। तो ये जी भी जी वोकिज्म का एजेंडा आज है। भारत पे इसका हमला हो रहा है। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि वो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ या एक एमपी का इस्तीफा हुआ। जी, एकलव्य के पास चलते हैं। एक और समस्या है एकलव्य। देखिए, हमारे देश की सरहदों की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा हो, जो पत्थरबाज हैं उनके पत्थर खाने का मसला हो, लोगों की गालियां सुनने का हो, दंगे हों, फसाद हों, किसी भी तरह की आगजनी हो, इन सब में सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होती है, सबसे ज्यादा विक्टिम कौन होता है? ये जो हमारी रक्षा सुरक्षा में लगे हुए सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, ये सब, इनके घरों में बच्चे नहीं है क्या? या ये पत्थर के हैं जो इनको आदेश निर्देश मिलता है ऊपर से, उसका अनुपालन करते हैं, और जो मौके पर मजिस्ट्रेट खड़ा होता है उसके आदेश के अनुसार लाठी, आंसू गैस के गोले या पैलेट गन जो भी चलानी होती है वो चलाते हैं। लेकिन ये किस तरीके से निशाने पर लिए जाते हैं। और एक और बात मैं करना भूल गया इनके बारे में, कि ये जो मुंह खोल करके इनकी आलोचना कर देते हैं, एक सेकंड नहीं लगता, इनकी सुरक्षा में भी यही लोग लगे हुए हैं। लेकिन 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो तो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से कम उम्र की लड़कियों ने वर्दी में खड़े हुए, गन हाथ में लिए हुए सुरक्षा कर्मियों पर फबतियां कसी हैं, तंज कसे हैं, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक मैं प्रमाण के तौर पर यहां प्ले कर रहा हूं, ये दर्शकों के लिए भी है कि जरा देखें। सर वो वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू है, उसका पैर टूटा पड़ा है। अगर और मेरे बच्चे होंगे ना, आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फिर नेता बन जाएंगे, वो भी इसी देश में रहेंगे ना सर। ऐसे नहीं मानना चाहिए। मतलब फिर आपको रिग्रेट फील हो रहा है थोड़ा या नहीं? I'm asking you, आपको रिग्रेट फील हो रहा है मारने? यहां भी लड़की के हाथ में माइक है। एक कोई तीसरी इनकी दोस्त इस कन्वर्सेशन को, उनके बेहुदा सवालों को रिकॉर्ड कर रही है, वीडियो बना रही है, और जाहिर है ये भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ है, तभी मैं डाउनलोड भी कर पाया हूं। आपको लगता है कि समाज को ये जगाने वाली घटनाएं हैं?
आप अगर अपनी रक्षा सुरक्षा में लगे हुए जवानों अधिकारियों पर अटैक करेंगे, एक एसीपी को भी पीटा गया है घेर करके, एक सीआरपीएफ के जवान की भी लिंचिंग की गई है, और इसके बाद 20 जुलाई के बाद किस तरीके से जवानों को बेइज्जत किया जा रहा है, उसका हमने अभी-अभी एक उदाहरण देखा है। सर देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे प्राइम बात है वो सीधी-सीधी बात यह है कि ये शिक्षा और संस्कार का अंतर है सर। देखिए सर, राहुल जी से 15-1 साल छोटा हूं मैं उम्र में, तो मैं तो अपने आप को भी युवा ही मानता हूँ। देखिए सर, इस उम्र में भी जब मैं अपने घर पे होता हूँ तो इस बात का मुझे बहुत ध्यान और संज्ञान रहना पड़ता है कि मेरी भाषा या मेरा लहजा क्या है, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी होते हैं, मेरे बच्चे भी होते हैं सर। और हमारी फोर्सेस तो बहुत दूर की बात है सर, हमारी कॉलोनी या घर का कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है तो उससे हमें कैसे पेश आना है, या कोई जो डोमेस्टिक हेल्प आती है उससे हमें कैसे पेश आना है, ये हमें तरीके से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है सर, कि क्या एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है और क्या नहीं है। देखिए सर, मुझे ये भी लगता है कि ये जो माताएं, बहनें, बेटियां, अर्धांगिनी, ये सब जो टर्म्स यूज होती हैं, ये सब जो इन पे फोकस होता है सर, ये इसको समझना पड़ेगा सर। मतलब हम लोग जो होते हैं सर, कई बार कई बातें कर लेते हैं और वो चल जाता है लाइफ में, लेकिन जो महिलाएं होती हैं सर, वो कहीं ना कहीं समाज का जो संतुलन होता है वही बना के रखती हैं, क्योंकि हम लोगों का चरित्र निर्माण वही करती हैं सर। और जो लोगों का चरित्र निर्माण होता है उसी से किसी देश के चरित्र का निर्माण होता है, मैं ऐसा समझता हूं सर। आप देखेंगे कि कई जो मतलब डेवलप्ड नेशंस हैं, जो सक्सेसफुल नेशंस माने जाते हैं, छोटे भी, सिंगापुर जैसे भी, वहां पे 12th स्टैंडर्ड के बाद नेशनल सर्विस कंपलसरी है सर। हमारे देश में सर जब इस तरह के, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन की वजह से उस स्तर पे तो नहीं किया जाता, लेकिन जब अग्निवीर का प्रपोजल आता है तो उस पे भी लोगों को आपत्ति हो जाती है सर। आपने देखा ही होगा ऑपोजिशन ने उसको किस तरह से अपोज करा। और दूसरी बात तो सर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है सर। मतलब आप देखिए कि ये जो बच्चों के सुसाइड को लेके भी एक जिस तरह का माहौल बनाया गया कि सरकार किस तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। देखिए सर, लोकतंत्र में पूरा अधिकार है कि अगर आपको किसी व्यवस्था से कोई समस्या है, किसी मंत्री से कोई समस्या है, किसी प्रधानमंत्री से समस्या है, आप भाई इस्तीफा मांग लो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सर अगर कोई इसके लिए सुसाइड कर रहा है ना, तो मेरा तो मानना है कि इसके लिए पूरी तरह से उसके अभिभावक और वो बच्चा खुद जिम्मेदार है। मैं बहुत क्लियर हूं सर इसमें, क्योंकि हमें तो जीवन में यही सिखाया गया कि जब हम फेल होते हैं तो उस फेलियर से कैसे आपको डील करना है, और कैसे आपको आपके चरित्र निर्माण यही होता है सर। फेलियर, सेटबैक्स, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं सर, आपको डील करना पड़ेगा उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जीवन जाके खत्म कर लो, और या जीवन अपना गंवाने की धमकी देकर आप गवर्नमेंट को एक तरह से ब्लैकमेल कर लो। मैं तो मानता हूं सर कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, ये इसीलिए हुआ है। हर प्रोटेस्ट का एक स्टेज होता है, साइलेंट प्रोटेस्ट से आपके पीसफुल प्रोटेस्ट से नारेबाजी, फिर गालीबाजी, फिर लाठी, फिर पत्थर। अब नेक्स्ट स्टेज तो यही थी ना सर कि कोई पेट्रोल केरोसिन डाल के आत्मदाह कर लेता। सरकार क्यों चाहेगी कि कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसके राज में कोई भी अपना आत्मदाह कर ले और उससे एक फॉल्स परसेप्शन बन जाए समाज में? कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अभिभावकों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किस तरह की जनरेशन तैयार कर रहे हैं। अगर ये एक्सेप्टेबल है कि तुम अपनी दादा के उम्र या नाना की उम्र के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल सकते हो, तो कल ये बच्चे तुम्हें भी एक दिन मुड़ के ऐसे ही बोलेंगे तुम्हारे बुढ़ापे में। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए इन लोगों को। ये जो हम सुनते हैं ना आजकल खबरें कि माँ बाप को प्रॉपर्टी के लिए लात मार दी, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, छोड़ के विदेश में सेटल हो गए, यहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आए, ये इसी अपब्रिंगिंग का मतलब कह सकते हैं कि रिजल्ट है सर।
तो मुझे लगता है सर कि ठीक है, हमें अपने बच्चों को बेटर ट्रेन करने की आवश्यकता है। और देखिए सर, साफ बात है कि ये जो हम बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा की भी बात करते हैं, हम तो ज्यादातर बड़े प्रोपेगेंडा की बात करते हैं कि कश्मीर फाइल्स में किस तरह से हिंदुओं को डीमोनाइज किया गया, और दूसरी मूवीज में कैसे हिंदुओं को डीमोनाइज किया गया, और कश्मीर फाइल्स एक बन गई तो वो उसको प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है। सोनम वांगचुक को एक 3 इडियट्स जैसी मूवी के माध्यम से किस तरह से एक ऑलमोस्ट एक एंटी नेशनल को एक नेशनल हीरो की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया। लेकिन सर, ये जो गालियां देना, इस भाषा के स्तर को नॉर्मलाइज करना ना, ये वोकिज्म, ये इंडियन वर्जन ऑफ वोकिज्म ही है सर। इसको भी एस्टैब्लिश करना, ये अपने आप में समाज को डिस्ट्रॉय करना का एक बहुत बड़ी इन लोगों की स्ट्रैटेजी होती है सर। तो मुझे लगता है सर कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है। देखिए सर, और इन लोग की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इससे मोदी जी को कोई फर्क पड़ जाएगा। वो तो खुद ही बता चुके हैं कि मैं रोज कोई 20-25 किलो गाली खा के, उनकी तो इनसे ताकत बढ़ती है सर। इन चीजों से इस टाइप के आदमी को, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर? वो आदमी 25 साल से हेड ऑफ गवर्नमेंट बन के बैठा हुआ है। इससे ज्यादा कौन क्या अचीव करता है लाइफ में? मैं तो कहता हूं सर कि कुछ हो गया और ये सरकार गिर गई तो क्या होगा? वो मोदी जी कहते तो हैं झोला लेके चल देंगे, वो वाकई झोला लेके चल देंगे। उनको क्या कोई दुख हो जाएगा क्या कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया? नहीं, तो अगर सरकार गिरी और वो झोला लेके निकले तो जो आएगा वो झेला नहीं जाएगा इन लोगों से। ये समझने की आवश्यकता है। अभिषेक जी, आपके पास आता हूं, एक वीडियो और दिखा देता हूं। कितनी परिपक्व समझ के लोग वहां पर थे। साइंटिस्ट है, कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे? हाँ, वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे पहले? रुको जरा, सबर करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, पर हम इतना कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा लद्दाख के नहीं है वो? लद्दाख के रहने वाले? डिप्रेशन के एक काम बता दो उनका कोई। फंस गया सीएम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक किया हुआ काम, कोई इनोवेशन बता दो उनका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, और नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं, बंद हो जाए, खत्म। ठीक। सर, तो अभिषेक जी ने जो बात कही थी उसका एकदम एप्ट वीडियो है ना। जो पहले अभिषेक जी बता रहे थे कि भाई हमारी तरफ से जो चीजें एल्गोरिथम में आनी चाहिए वो तो आती नहीं है। हम ये जो मतलब इन लोगों को एक्सपोज करती हुई चीजें, ये भी तो दिखनी चाहिए ना हमारे एल्गोरिथम में, ये दिखती नहीं है, यही समस्या है। जी अभिषेक जी, अब तो एकलव्य भाई ने बता ही दिया कि भैया ये नकारापन, निकम्मापन अमित मालवीय जी स्वीकारे। जब कितना बड़ा विफलता है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को इंस्टाग्राम पर आकर के मोर्चा संभालना पड़े। अगर इंस्टाग्राम पर भी मोदी जी ही संभाल रहे हैं तो दिस सिस्टम इज फ्रॉड, बंद कीजिए इसको। और अगर देखिए, दूसरी बात यह कि ये तो जनरली था भी नहीं, इस शक्ल से भी नहीं लगता, अकल से भी नहीं लगता। देखिए, अभी एक अलायंस होने वाला है यूपी में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर का। हो सकता है ये 5-5 सीटें, 2-2, 3-3 सीटें जीत जाए। लेकिन मेरा ये मानना है राजनीतिक रूप से भी कि मैं समाजवादी पार्टी का 140 सीट बर्दाश्त कर लूंगा, इनका 2-2 सीट जीतना भी देश और समाज के लिए घातक है। हमें राजनीति में बहुत सारी चीजें तोलनी मोलनी चाहिए। आज बांकीपुर पे जब बात हो रही थी तो मैंने बोला कि जो आदमी के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर एलिगेशन भरत तिवारी की मां और बहन लगा रही है कि उसके लाश के ऊपर राजनीति करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट का सवाल ही कहां उठता है? सर, दुनिया में सबसे कॉस्टली चीज अगर कुछ है तो ट्रस्ट है। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, विपक्ष हार रहा है, उसका कारण यह है कि इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट है, और विपक्ष हार इसलिए रहा है क्योंकि विपक्ष के ऊपर इस देश की जनता को ट्रस्ट नहीं है। अब मैं एक और फैक्टर लेकर के आ रहा हूं जिसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल या भाजपा का कितना रिसर्च है मुझे पता नहीं। इंस्टाग्राम की ये पूरी रील जनरेशन जो है
1% भी नहीं है टोटल पॉपुलेशन के जो वोटर हैं, जो वोट करती है जेन्युइनली। इनको फ्राइडे छुट्टी मिलेगा, ये निकल जाएंगे लेह लद्दाख, क्योंकि इनके लिए वोटर डे होता ही नहीं है। वोट कौन करता है? वो गरीब महिला जो सुबह सूर्य उदय के पहले शौच जाती थी और फिर सूर्यास्त के बाद शौच जाती थी, क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। इस पीड़ा को मैं एक ग्रामीण आदमी हूं, मैंने देखा है, मैं समझ सकता हूं। बिहार में प्रिविलेज लोग नहीं समझ पाएंगे। महिलाओं को तमाम बीमारियां होने के बाद भी नरेंद्र मोदी उस चीज को समझे और नरेंद्र मोदी उनके लिए काम किए। वो महिला जिसके सर के ऊपर छत नहीं और हर बरसात में ये सोचती रही कि इस बार भी पैसा नहीं आया तो छप्पर नहीं रहेगा, पानी गिरेगा, कैसे रोकेंगे। नरेंद्र मोदी और प्लस यूपी के योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे जिक्र करना होगा, क्योंकि उन्होंने इस पैसे को ऐड करके और बढ़ाया यूपी में। घर दिया, और जिनके घर छूट गए यूपी में तो कमाल हुआ। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उसे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। समाज में इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आपको लगता है सर कि ये जो जनरेशन के लोग हैं, ये जो रील बना रहे हैं, इन्हें ये डिफिकल्टी जीवन में मिली भी होगी? नहीं, ये जानते ही नहीं है कि ये है क्या। ये लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, ठीक है। इनके पास 16 साल 14 साल के एज पर एप्पल फोन आ जाता है, वरना माँ के आगे लोटने लगते हैं कि एप्पल अगर नहीं मिला मम्मी हम स्कूल नहीं आएंगे। अगर हमको केटीएम बाइक नहीं दिया, भले आप अपना केटीएम बाइक दिलाने के चक्कर में किडनी बेच दो पिताजी, लेकिन केटीएम तो चाहिए चाहिए, नहीं तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। इन लोगों ने उस चीज को देखा ही नहीं है सर। ये नॉन सीरियस लोग हैं, और इन्हीं नॉन सीरियस लोगों को पकड़ा गया और वो जंतर मंतर पहुंचाया गया। आपको क्या लग रहा है, ये सीलमपुर वाले छपरी जो है, जो कि वो मकोका का अभियुक्त भी आम आदमी पार्टी वाला आया हुआ था, इनको देश की चिंता है? नहीं। नरेंद्र मोदी जी आराम से आगे बढ़ सकते थे। उनको भी पता है कि ये वोट नहीं करने वाला जनरेशन है। वो मुझे क्या, कांग्रेस और इनको भी वोट नहीं करने वाला है। वो चिंतित सिर्फ इस बात को लेकर थे कि इनके ऊपर लाशों की राजनीति खेलने का प्लानिंग था। सीपी में पेट्रोल बम का यूज करने वाले थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और यूपी के नोएडा में प्लानिंग था कि नोएडा में मार मार के हम फिर वापस दिल्ली में आ जाएंगे। तो जब इतना लंबा प्लानिंग था हिंसा का, तो जिस आम आदमी पार्टी ने, आप याद कीजिए सर, एक किसान था और उस किसान को लटकने दिया आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपने आंखों के सामने, और लास्ट जब वो मर गया तो उन्होंने पूछा क्या उसने फांसी लगा ली क्या? उसके बाद आशुतोष कहते लगे बंद करो, ये ड्रामा मत करो, लाश पे राजनीति मत करो। अरे तुम्हारे सामने गजेंद्र किसान आत्महत्या कर लिया गया क्योंकि तुम में से किसी ने कन्विंस किया होगा कि हम बचा लेंगे, तू लटक जा, ड्रामा का तो है। ऐसे ड्रामा के नाम पर इन्हें लाशों पे राजनीति करनी थी। आज भी किसान आंदोलन के नाम पे कहते हैं ना 700 किसान मर गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये इनको करना था। नरेंद्र मोदी जी वो बचाना चाहते हैं। अपनों के लिए झुक गया आदमी, इसका ये मतलब नहीं कि वो हारा हुआ आदमी है। वो अच्छी तरह से जानते हैं इसका प्रभाव क्या है। 3 महीने के अंदर आप देखिएगा यही नरेंद्र मोदी जी और यही अमित शाह जी सब बदल देंगे। जी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अभिषेक जी आप सबका विक्टिम कार्ड छीन रहे हैं, ठीक बात नहीं है। हमारे यूपी के जुनैद भाई जो है 10 लाख रुपए का नाश्ता डेली करा रहे थे, अब और यूपी की पुलिस ने पूरे खानदान को धर लिया है, और जुनैद भाई बता नहीं पा रहे हैं कि डेली 10 लाख रुपए का नाश्ता आप लाते कहाँ से थे। बड़ा अत्याचार यूपी में हो रहा है। आप एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, अभी दबाए रहिए, मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगा इस पे। लेकिन आप ये बताइए, मैं अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। एक नेहा बोरा है जो जेएनयू में परिषद की प्रेसिडेंट हैं, वो भी राहुल गांधी के बगल में खड़ी हुई थी कल। सोनम वांगचुक के साथ वो भी अनशन पर लेटी हुई थी वहां पर।
और जब वो टॉयलेट जाती थी, वॉशरूम जाती थी, तो 3-4 लड़कियां उसको पकड़ करके ले जाती थी और वो ऐसे चलती थी जैसे शुरू में जो जापे वाली महिलाएं होती हैं उनको वॉशरूम तक ले जाया जाता है और वो बड़ी मुश्किल से पैर उठा पाती हैं। लेकिन साहब ये आंदोलन खत्म होते ही जो कमर तोड़ू डांस करती हुई वो दिखाई दी है, वो तो हैरत अंगेज है। और ये दोनों वीडियो एक साथ क्लब करके किसी ने सोशल मीडिया पर डाले हैं। जरा मैं पहले उसको प्ले कर देता हूं, उसके बाद इनके 1-2 वीडियो आपको और दिखा करके आपकी राय पूछता हूं। ये जो है, ये राइट साइड में नेहा बोरा जबरदस्त डांस कर रही हैं और ये आंदोलन राहुल गांधी के बगल में खड़ी हुई थी। जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो यही अपने साथियों के कंधे पर सवार होकर के किस तरह के नारे लगा रही हैं, जरा ये भी देखिए। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे। ये टिपिकल नारे जो वामपंथियों के हैं और जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जरा उसको भी देख ही लेते हैं। I think the discussion that we had today with ये राहुल गांधी खड़े हैं और ये हाँ। नेहा बोरा वहां प्रेस को संबोधित कर रही हैं। इसके 2 पहलू हैं। ये आइसा की अध्यक्ष है। इसके 2 पहलू हैं। सोनम वांगचुक का अगर केंद्र सरकार ने अनशन तोड़वाया तो राहुल गांधी और केजरीवाल को लगा कि सोनम वांगचुक को तो सरकार ने अपने पाले में कर लिया, पटा लिया। केजरीवाल का वरद हस्त दीपके पर और तमाम उनकी टीम पर है। आशुतोष रांका सब उन्हीं के खेमे के हैं जो वहां कब्जा करना चाहते थे, दीपके की छुट्टी करना चाहते थे कि साहब इनको तो टाइफाइड हो गया, अब जाओ आराम करो। तभी ये इस्तीफा वगैरह हो गया। और तीसरा जो वामपंथियों का गुट है उस पर कब्जा किया राहुल गांधी ने और नेहा बोरा को बुला करके अपने बराबर में खड़ा कर लिया। पहले खुद बोले और उसके बाद फिर नेहा को कहा कि तुम भी प्रेस को संबोधित करो। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir, राहुल गांधी सर के साथ जो डिस्कशन हुआ, इनका असली नाम सर राहुल गांधी होना चाहिए, क्योंकि ये तो आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक्सटेंशन तो है कांग्रेस, और क्या है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। तो या तो ये पूरी तरह स्वस्थ थी इसलिए कमर तोड़ डांस किया इन्होंने बाद में, या ये बीमार थी और इतना चमत्कारिक मतलब कायाकल्प हो गया कि 24 घंटे के भीतर, कुछ ही घंटों के भीतर अनशन तोड़ने के बाद और 20 दिन अनशन करने के बाद उनमें इतनी ताकत है, वामपंथियों में इतनी ताकत है कि वो कहीं भी डांस करके दिखा सकते हैं। जी भट्ट साहब, मैं केवल ये कह रहा हूं कि पूरे 40 मिनट में हमें ये बताना चाहिए दर्शकों को, वी शुड फ्रेम द इशू वेरी क्लियरली। इशू को फ्रेम करिए। ये वामपंथी विश्व का न्याय है, ये समाज को खा जाएंगी, बर्बाद कर देंगी, और ये पूतनाएं हैं, इनसे सतर्क रहिए। और जो वामपंथ है ये गुड़ भरा हंसिया होता है। अगर गुड़ भरे हंसिये में आप अगर जीभ डालेंगे तो गुड़ तो बड़ा मीठा होता है लेकिन जीभ काट देगा आपकी। और मैं भी जो हूँ 80 के दशक में कम्युनिस्टों के बीच में रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे 9 बार के उजल वाराणसी के कोलअसला कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मेरा बड़ा अधिक मेरे घर भी उनका आना जाना था, तो मैं जानता हूँ। और जिनको इनके बारे में कोई शंका हो तो गंगाधर अधिकारी की थीसिस है 1942 में छपी हुई, जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आधिकारिक पब्लिकेशन ने भारत के 17 टुकड़ों में बांटे जाने की सिफारिश अंग्रेजों की थी। और यही जो वामपंथी हैं
1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे और यही बीस अंक- वामपंथियों का एकेडमी वर्ड पे कब्जा है। तो ये बताते हैं कि वीर सावरकर क्या कर रहा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था, ये सारी कहानियां बताते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं। 1962 की इंडिया चाइना वॉर में सीपीआई के एक धड़े ने चाइना का साथ दिया था और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हो गई और उसके बाद सीपीएम बनी। सीपीएम में वो लोग थे जो चाइना के समर्थक थे और ज्योति बसु कलकत्ता में जो है झंडा लिए खड़े हुए थे हंसिया हथौड़े वाला कि बस चाइना की पीएलए आने वाली है और ये अभी नेहरू की पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ सरकार को उखाड़ के फेंक देगी और भारत में मजदूरों की सत्ता कायम हो जाएगी। ये इतने जहरीले खतरनाक लोग हैं, तो इस नाक से होशियार रहिए। ये और दिल्ली में जो हुआ है ये वेकअप वार्निंग है सबके लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, पुलिस के लिए। अगर अभी आप नहीं चेते तो 5 साल में इनको संभालना कठिन क्या असंभव हो जाएगा। और आखिर में प्रधानमंत्री ने जो एक वीडियो जारी किया है उसको देख लेते हैं और इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये तो मानना पड़ेगा कि अब मोदी जी के स्किन को अगर अपन में से कोई मैच कर सकता है तो सिर्फ अभिषेक जी कर सकते हैं, बाकी अपन तो सब ठीक है उनके सामने। देखो हाँ, अभी अभिषेक जी मनुवादी। चमक कैसे चमक रहे हैं सर, मतलब कमाल ही है ये आदमी। अभिषेक जी मनुवादी है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 40 साल हो गया सर, अब इस बार 41वां हो जाएगा 30 जुलाई को। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी की तरह तो राहुल गांधी के साथ लिटरली ज्यादा बहुत अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत का ही अंतर बचेगा थोड़े दिनों बाद। ऐसे क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी की तरह अभिषेक का ही चेहरा चमकता है। सर लेकिन एक चीज है सर, ये जो अभिषेक जी अभी एक वो 1% वाली बात कह रहे थे ना, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा था किरोड़ीमल कॉलेज में। ये सर देखिए वामपंथियों का ना एक कब्जा है सर वहां के सारे कॉलेजेस के थिएटर ग्रुप्स में। तो ये तो मानना पड़ेगा सर कि ये लोग है ना एक्चुअली मास्टर ऑफ डिसेप्शन है। और उस मामले में जो हम लोग जो नहीं कर पा रही है एल्गोरिथम क्रिएट, तो हमारे वाले जो है वो डिजास्टर एट परसेप्शन है। ये तो सच्चाई है सर, इसको हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब हम इस पे काम कर पाएंगे। एक्टिंग में भी मास्टर हैं ये लोग। बहुत तो बहुत वही मैंने धन्यवाद बोला कि आप पहले हम तीनों का। अपनी गलतियों को समझे कि हमारा फॉल्ट लाइन क्या है। हम तब तक नहीं जीत सकते इनसे जब तक हम एक्सेप्ट ना कर ले क्योंकि ये हमारा फॉल्ट लाइन है। तो अब अगर लेकिन सर एक लाइन में एक और भी चीज कह दूं मैं, इनकी वो तो स्ट्रेंथ तो बताती, लेकिन इनकी एक कमी भी है सर। इनकी ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज होती हैं, ये इस पे ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं और इतनी जल्दी सेलिब्रेट कर देने लग जाते हैं ना, कि मैं आपको बता दूं ऑन दी अदर हैंड मोदी जी जो है सर वो अपने गोल पे काम करते हैं, वो इमोशंस से बह नहीं जाते सर। उनका एक अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य होता है सर, उसके लिए वो अपने पड़ाव के हिसाब से काम करते हैं। अभी जो उनका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो मॉनसून सत्रों में कुछ बिल को पास कराना है, और उसके लिए जो इमीडिएट पड़ाव जो पास करना था वो था इस आंदोलन को डिफ्यूज करना, जो कि डाइल्यूट करना, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से होना था। तो इमोशंस में नहीं बहा, जो जरूरी था वो किया, मैं ऐसा समझता हूं। और मैं आखिर में भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप भारत में
इंस्टाग्राम को डीमोनेटाइज करा दीजिए। अरे सर, आप बेरोजगार बना दोगे सर आप अपने युवाओं को, ये तो गलत बात है सर। आप हमारे अपने साइड के युवाओं को बोलो कि इंस्टाग्राम क्या है। ये तो सर ने ऐसा तीर मारा है। ये तो गलत है। नहीं, मैं मानता हूँ कि ये 16 साल वाला रूल लेके आइए और डिमोनेटाइज भी करा दिया। हाँ, ये ठीक है, मजा आ जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम।